सर, आज क्या हम भारतीय राज्य व्यवस्था का वो अध्याय शुरू कर सकते हैं, संघ की कार्यपालिका? मुझे इसमें खासकर भारत के राष्ट्रपति वाले टॉपिक में हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, उनकी शक्तियां और चुनाव प्रक्रिया को लेकर। हाँ बिल्कुल। आज हम वही बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शुरू कर रहे हैं, संघ की कार्यपालिका। और हम विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। गवर्नमेंट एग्जाम के मेंस पेपर के लिए अनुच्छेद 52 से 78 तक का ये हिस्सा बहुत बहुत जरूरी है। जी सर। कोई बात नहीं, हम एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सरल शब्दों में समझेंगे ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल ना छूटे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये याद रखो कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव का वर्णन है। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक। ठीक है सर, नोट कर लिया। भारत ने ब्रिटेन के तर्ज पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। यहाँ राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख यानी हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। अच्छा, मतलब राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं और असली पावर प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास है। बिल्कुल सही। अब अनुच्छेद 53 को देखो। इसके अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, जिनका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। ठीक है सर, तो सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स राष्ट्रपति में ही निहित हैं। अब देखते हैं कि संघ की कार्यपालिका की संरचना क्या है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल शामिल होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल, ये पांचों मिलकर यूनियन एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। समझ गई सर। संवैधानिक स्थिति की बात करें तो अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये एक बहुत सीधा और महत्वपूर्ण एमसीक्यू पॉइंट है। जी सर। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। मतलब सरकार के सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। हाँ, और अनुच्छेद 77(3) राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो मंत्रियों के बीच कार्यों के आवंटन यानी एलोकेशन ऑफ बिजनेस के लिए नियम बनाएगा। ओके सर, तो मंत्रालयों का बंटवारा भी राष्ट्रपति के नियमों के तहत ही होता है। राष्ट्रपति पद की गरिमा बहुत ऊंची है। वो देश का प्रथम नागरिक और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति सुप्रीम कमांडर होता है। देश का प्रथम नागरिक और सुप्रीम कमांडर। जी सर। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति नाम मात्र या डी जूर प्रमुख हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि राष्ट्र का प्रमुख दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है सर कि राष्ट्रपति दलगत राजनीति से ऊपर हैं। अब आते हैं निर्वाचन प्रक्रिया पर। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष न होकर एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है। ये केंद्र और राज्यों के बीच संघवाद का संतुलन सुनिश्चित करता है। मतलब हम सीधे राष्ट्रपति को वोट नहीं देते, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वोट देते हैं। एकदम सही। अब देखो ये निर्वाचन पद्धति क्या है। अनुच्छेद 55 के अनुसार चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की एकल संक्रमणीय मत पद्धति सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा होता है। सर, ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति थोड़ी कठिन लगती है सुनने में। सरल शब्दों में इसमें मतदाता प्रत्याशियों को वरीयता मतलब प्रेफरेंस देते हैं, जैसे पहली पसंद, दूसरी पसंद। यदि प्रथम वरीयता में किसी को स्पष्ट कोटा नहीं मिलता तो मतों का हस्तांतरण होता है। अच्छा, मतलब प्रेफरेंस वोटिंग होती है। अब क्लियर हुआ सर। और अब एक एग्जाम अलर्ट। ये पॉइंट मेंस के लिए बहुत जरूरी है। निर्वाचक मंडल में संसद और विधानसभाओं के मनोनीत यानी नॉमिनेटेड सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ओके सर, सिर्फ चुने हुए सदस्य ही वोट दे सकते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। ये मैं नोट कर लेती हूँ। अब बात करते हैं कार्यकाल की। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का होता है। ठीक है सर, 5 वर्ष। संविधान में राज अंतराल मतलब इंटररेगनम को रोकने का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 56(1)(c) के अनुसार उत्तराधिकारी के आने तक वह पद पर बना रहेगा। इस अवधि में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनता। अच्छा, मतलब जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता
पुराना राष्ट्रपति ही पद पर रहेगा, भले ही 5 साल पूरे हो गए हों। हाँ, अब शपथ यानी ओथ की बात। हाँ। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI शपथ दिलाते हैं। ठीक है सर। और उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज। शपथ CJI द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है सर। क्या कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? अनुच्छेद 57 कहता है कि भारत में एक ही व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। मतलब कोई लिमिट नहीं है। ठीक है सर। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया महाभियोग, इम्पीचमेंट, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है। इसका एकमात्र आधार है संविधान का अतिक्रमण यानी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ एक ही आधार है, संविधान का अतिक्रमण। महाभियोग शुरू करने के लिए 14 दिन की पूर्व लिखित सूचना देनी होती है, जिस पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 14 दिन का नोटिस और 14 सदस्यों के हस्ताक्षर। जी सर। और इसे पारित होने के लिए दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपनी कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जो कि एक बहुत कठिन बहुमत है। कुल सदस्यता का 23 बहुमत, ये तो बहुत ही मुश्किल होगा। बिल्कुल। यहाँ एक और गहरी बात है, संविधान का अतिक्रमण शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है। ये संसद को राष्ट्रपति के आचरण की समीक्षा करने की व्यापक शक्ति देता है, लेकिन 23 का कठिन बहुमत राष्ट्रपति को राजनीतिक अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर कि इस शब्द को डिफाइन ही नहीं किया गया है। चलो अब राष्ट्रपति की शक्तियों को देखते हैं। ये काफी व्यापक हैं, लेकिन इनका प्रयोग प्रायः मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। जी सर। पहली हैं कार्यकारी शक्तियां। इसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, CAG, राज्यपाल, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के सदस्य आदि की नियुक्तियां शामिल हैं। मतलब देश की सभी बड़ी नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं? हाँ, और साथ ही SC/ST और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी करते हैं। जी सर। दूसरी है विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति सत्र आहूत कर सकते हैं, सत्रावसान और लोकसभा भंग कर सकते हैं। सत्र बुलाना और खत्म करना और लोकसभा को भंग करना। वे राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। यहाँ ध्यान दो कि 104वें संशोधन द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस का मनोनयन जो अनुच्छेद 331 में था वो समाप्त कर दिया गया है। ये करंट अफेयर से जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनयन नहीं होता, ये नया अपडेट है सर। अनुच्छेद 123 के तहत जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। इसकी शक्ति संसद के अधिनियम के समान है। ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 123। ठीक है सर। अनुच्छेद 143 के तहत वे सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं, परंतु उसे मानना अनिवार्य नहीं है। एडवाइजरी पावर आर्टिकल 143। कुछ विधेयक ऐसे हैं जिन्हें पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है, जैसे अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, अनुच्छेद 110 धन विधेयक मनी बिल और अनुच्छेद 117(3) संचित निधि से व्यय वाले विधेयक। नए राज्य, मनी बिल और संचित निधि से खर्च, इनके लिए राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। अब आते हैं अनुच्छेद 72 पर, क्षमादान की शक्ति। इसमें 5 प्रकार हैं। जी सर, ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं। पहला, क्षमा यानी पार्डन। इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है। पार्डन मतलब पूरी तरह से माफी। दूसरा, लघुकरण यानी कॉम्यूटेशन। इसमें दंड के स्वरूप को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में। कॉम्यूटेशन मतलब सजा के नेचर को बदलना। तीसरा, परिहार रिमिशन। इसमें सजा की प्रकृति बदले बिना अवधि कम करना, जैसे 2 वर्ष को 1 वर्ष करना। रिमिशन मतलब सजा का टाइम कम करना। चौथा, प्रविलंबन रिप्रीव। इसमें मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाना ताकि क्षमा याचना हेतु समय मिल सके। रिप्रीव मतलब टेम्पररी स्टे, खासकर मृत्युदंड पर। और पांचवा, विराम रेस्पाइट। किसी विशेष परिस्थिति जैसे गर्भावस्था में सजा कम करना। रेस्पाइट मतलब स्पेशल कंडीशन में सजा कम करना। अब ये 5 क्लियर हो गए सर। अब आते हैं वीटो शक्तियों पर, जो अनुच्छेद 111 में है। पहली है आत्यांतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो। इसका मतलब है विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। एब्सोल्यूट वीटो मतलब बिल को हाँ या ना कुछ नहीं कहना। दूसरा है निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंसिव वीटो। इसका मतलब है विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लेकिन अगर संसद उसे दोबारा साधारण बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति को सहमति देनी ही होगी। यह धन विधेयक पर लागू नहीं होता। सस्पेंसिव वीटो मतलब एक बार वापस भेज सकते हैं, लेकिन मनी बिल को नहीं। तीसरा है जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो।
इसका मतलब है विधेयक पर कोई निर्णय न लेना। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर इसका प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो का केस स्टडी, ज्ञानी जैल सिंह, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब एक और महत्वपूर्ण बात, राज्य विधायिका पर वीटो। जब राज्यपाल किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यदि राज्य विधायिका उसे दोबारा पारित करके भेजती है तो भी राष्ट्रपति उसे मंजूरी देने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब राज्य के बिल पर राष्ट्रपति की शक्ति ज्यादा है। बिल्कुल। और ये नोट कर लो, 24वें संविधान संशोधन 1971 के बाद संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य है। 24th अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पर वीटो नहीं कर सकते। अंत में आपातकालीन शक्तियां, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। 352, 356, 360 तीनों आपातकाल। जी सर। अब कुछ क्विक फैक्ट्स फॉर एग्जाम्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार निर्वाचित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध यानी अनअपोज्ड निर्वाचित हुए। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध। वी गिरी एकमात्र राष्ट्रपति जिनके चुनाव में द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी, मतलब सेकंड राउंड काउंटिंग। वीवी गिरी सेकंड राउंड काउंटिंग। अनुच्छेद 70 के अनुसार यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उपलब्ध ना हों तो सीजेआई राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सीजेआई। ठीक है सर। और राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख मासिक होता है जो आयकर मुक्त है। जी सर। तो निष्कर्ष ये है कि भारतीय राष्ट्रपति का पद रबर स्टैंप नहीं है। ज्ञानी जैल सिंह और के.आर. नारायणन जैसे राष्ट्रपतियों ने सिद्ध किया कि राष्ट्रपति विवेक का प्रयोग कर सरकार को पुनर्विचार के लिए विवश कर सकता है। मतलब ये पद संवैधानिक स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अब तुम्हारी समझ को परखते हैं। जी सर। मैं 5 MCQ पूछूंगा। जी सर, बिल्कुल। पहला सवाल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के संदर्भ में सही कथन चुनें। 1. इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। 2. राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। सही। दोनों ही गलत है क्योंकि सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और विधान परिषद के सदस्य तो शामिल होते ही नहीं। तो उत्तर डी होगा, ना तो 1 ना ही 2। बहुत बढ़िया, उत्तर डी ही है। दूसरा सवाल, किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य बना दिया? सर, ये आपने अभी बताया था, 24वां संशोधन 1971। तो उत्तर सी है। बिल्कुल सही। तीसरा सवाल, निलंबनकारी वीटो के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए, इसे संसद विशेष बहुमत से निरस्त कर सकती है। बी, राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में इसका प्रयोग नहीं कर सकता। सर, इसका उत्तर बी होगा, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। एक्सीलेंट। चौथा सवाल, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में क्या सही है? ए, यह अनुच्छेद 72 के तहत है। सी, इसका अधिकतम जीवन काल 6 माह और 6 सप्ताह हो सकता है। सर, ये अनुच्छेद 123 के तहत है, तो ए गलत है और इसका अधिकतम जीवन काल 6 महीने और 6 सप्ताह हो सकता है। ये सही है, तो उत्तर सी है। शानदार, तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल, कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता? ए, साधारण विधेयक। बी, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित विधेयक। सर, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है, तो उत्तर बी है। बहुत अच्छे, तुम्हारी तैयारी सही दिशा में है। तो आज की क्लास को समराइज करते हैं। परीक्षा के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें याद रखना। 1. निर्वाचक मंडल में केवल संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। 2. महाभियोग के लिए कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत चाहिए। 3. अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 4. 24वें संशोधन ने संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति को अनिवार्य बना दिया। और 5. धन विधेयक पर राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। यस सर, अब ये मुझे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्लियर हो गया। राष्ट्रपति से जुड़ा कोई भी प्रश्न आएगा तो मैं कर लूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।